हेलो दोस्त, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, उसका नाम है निर्देशांक ज्योमेट्री, जिसको इंग्लिश में ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये जो मेरा जो बोर्ड दिख रहा है ना, ये बिल्कुल समतल है ना। इसलिए इसको ना कार्तीय तल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्तीय तल। और इस कार्तीय तल को हम 4 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये एक हो गया ऊर्ध्वाधर के रूप में और एक हो गया क्षैतिज के रूप में। तो क्षैतिज के रूप में जो होता है ना, उसको एक सच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक सच कहा जाता है। और जो ऊर्ध्वाधर के रूप में होता है उसे वाई अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। वाई अक्ष के विपरीत वाले को ना वाई डैश अक्ष कहते हैं और एक्स अक्ष के विपरीत वाले को एक्स डैश अक्ष कहा जाता है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु का नाम हम लोग मूल बिंदु दे देते हैं। उस बिंदु का नाम क्या देते हैं? मूल बिंदु नाम दे देते हैं। और इसका कोऑर्डिनेट मतलब निर्देशांक 0,0 माना जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक या किसी भी चीज़ का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का वैल्यू और उसके बाद y का वैल्यू लिखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं, ये जो x अक्ष है ना, वो भूमि की तरह क्षैतिज के रूप में है। भूमि की तरह है, इसलिए भू से भूमि और भू से भुज कहा जाता है। और ये एग्ज़ाम में इतना इम्पोर्टेंट है कि न जाने कितने बार पूछा गया है कि एक सच को क्या कहा जाता है। तो एक सच को क्या कहेंगे दोस्त? तो भुज कहेंगे। क्या बोलेंगे? भुज। और वाई अक्ष जो है ना, वाई अक्ष जो है वो कोठी के मिट्टी की तरह खड़ा है। कोठी की तरह मिट्टी के कोठी की तरह क्या है? खड़ा है। इसलिए को से कोठी और ठ को आधा मिटा देंगे तो ये बन जाएगा कोटि। क्या बन जाएगा? कोटि। तो कई बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि वाई अक्ष को क्या कहा जाता है? कोटि। और एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है? तो भुज। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो 0,0 होता है। और यहाँ से जो होता है ना, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट होता है तो इसको कहा जाता है फर्स्ट चतुर्थांश। क्या कहा जाता है? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको कहा जाता है सेकंड चतुर्थांश। इसको कहा जाता है थर्ड चतुर्थांश और इसको कहा जाता है फोर्थ चतुर्थांश। अगर बात करें दोस्त तो हम लोग ग्राफ में पढ़ चुके हैं कि यहाँ से इधर चलते हैं ना तो प्लस में 1, प्लस में 2, प्लस में 3, प्लस में 4, प्लस में 5 होता है। इस तरह से बढ़ते जाता है कि नहीं? और बात करते हैं तो वाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर जो होता है ना, वो प्लस में 1 होता है, प्लस में 2 होता है, प्लस में 3 होता है, प्लस में 4 होता है। इसी तरह से इंक्रीज करता है। और बात करते हैं मूल बिंदु के बाईं ओर तो -1, -2, -3, -4 इस तरह से डिक्रीज करते जाता है। और एक अक्ष के नीचे मतलब मूल बिंदु के नीचे की बात करेंगे तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 इस तरह से बढ़ते चला जाता है। दोस्त बात करें फर्स्ट चतुर्थांश की। किस चतुर्थांश का? फर्स्ट चतुर्थांश की। तो सबसे पहले हम बोल चुके कि सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, इसके बाद y का कोऑर्डिनेट लिखा जाता है। तो आप जब इस बाउंड्री में यानी कि प्रथम चतुर्थांश में खड़ा रहेंगे तो सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट बताइएगा। तो x का कोऑर्डिनेट बोलेंगे सर कितना होगा ना, तो सबके सब वैल्यू क्या होता है? तो प्लस में होता है। और y की तरफ जब आप देखेंगे ना तो y की तरफ भी क्या होता है? तो प्लस में होता है। इसलिए हम कहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्लस प्लस होता है। और बात करें यहाँ सेकंड की बात करेंगे, सेकंड चतुर्थांश की बात करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे देख रहे हैं कि माइनस में है और x का वैल्यू क्या है? माइनस में है और y का वैल्यू क्या है? प्लस में है। इसलिए सेकंड चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है? माइनस और
प्लस होता है। फर्स्ट में क्या होता है तो प्लस प्लस होता है, और सेकंड में क्या होता है तो माइनस और प्लस होता है। अगर बात करें थर्ड चतुर्थांश की, किस चतुर्थांश का, थर्ड चतुर्थांश की, तो यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि x का वैल्यू माइनस में है और y का वैल्यू किस में है, माइनस में है। इसलिए थर्ड चतुर्थांश में माइनस और माइनस होता है। बात करते हैं फोर्थ चतुर्थांश का, फोर्थ चतुर्थांश का, तो इसमें x का वैल्यू प्लस है और y का वैल्यू माइनस है। इसलिए चतुर्थ चतुर्थांश में चिन्ह क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है दोस्त, क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन बोल देगा, क्वेश्चन बोल देगा कि +3 और -2 किस चतुर्थांश में है। तो आप कहेंगे कि सर इसके आगे प्लस और इसके आगे माइनस, यानी प्लस माइनस किस चतुर्थांश में है। तो देखेंगे तो प्लस माइनस किस में है, प्लस माइनस किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। किस में है, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये वाला कौन सा आंसर हो जाएगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्त कि 5,6 किस चतुर्थांश में हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि प्लस छिपा हुआ होता है ना, तो इसके आगे प्लस और इसके आगे भी क्या है, प्लस, इसलिए प्लस प्लस किस में हो जाएगा तो प्रथम में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, प्रथम चतुर्थांश में हो जाएगा। और बात करें दोस्त कि -1, -5 किस चतुर्थांश में हो जाएगा। तो माइनस माइनस किस चतुर्थांश में है, तो माइनस ना थर्ड चतुर्थांश में है, यानी कि तृतीय चतुर्थांश में है। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। एक चीज़ और हम लोग सीख गए कि x अक्ष को भुज कहा जाता है, y अक्ष को कोटि कहा जाता है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है। यहाँ से एक चीज़ और पूछता है कि x अक्ष का समीकरण क्या होता है और y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं तो x अक्ष का समीकरण y बराबर 0 होता है। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है, और y अक्ष पर x बराबर क्या होता है, 0 होता है। वो कैसे होता है, ये वाला जो है ना, ये x अक्ष की बात होता है, और ये क्या होता है तो y अक्ष की बात होता है। देखते हैं तो x अक्ष पर, कौन सा अक्ष पर, x अक्ष पर, अगर x अक्ष पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु है, तो x अक्ष पर बताइए x का वैल्यू 4 है, लेकिन y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 4, 5, 4, 3, 2, 1, यहाँ पे 0 हो रहा होगा। यानी कि x अक्ष पर ना, x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। चलिए दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हुआ। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गया, चलिए तो अब हम लोग यहाँ तक सीख गए ना, अब आगे चलते हैं। अब हम लोग के अगर जो बात सीख लिए है ना, उसको लिख लेते हैं। हम क्या पूछें कि x अक्ष को भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है। और क्या हम लोग सीखे कि y अक्ष को कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। इसके बाद हम लोग सीखे कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है। इसके बाद हम लोग सीखे कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। इसके बाद सीखे कि मूल, अगर कोई आप लोग से पूछेगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो अभी बताएं 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। अगला क्वेश्चन आप लोग से कोई पूछेगा कि मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी क्या होता है,
तो बोलेंगे कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। अगर इसका फिगर की बात करें ना, अगर इसका फिगर की बात करेंगे तो ये हुआ मूल बिंदु जिसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0,0 0,0। और मान लेते हैं कि कोई बिंदु यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से ना यहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा होता है। अगर इस मूल बिंदु को ओ मान लेंगे और यहाँ से पी बोलेंगे तो यहाँ से ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, तो ओ पी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। इस कोऑर्डिनेट को ना मान लिया जाता है कि एक्स है और क्या है वाई। चलिए यहाँ तक हम लोग सीख गए ना, अब आगे चलते हैं। अगला जो फॉर्मूला है ना कि बिंदु P का कोऑर्डिनेट x1, y1 तथा Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो। अगर मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है और दोनों बिंदुओं के बीच के क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो इसको मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। यहाँ के कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लेंगे और यहाँ के कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लेंगे। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि PQ बराबर जो सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है दो बिंदुओं के बीच के दूरी बराबर। आगे बात करें दोस्त, अगर कोई पूछ लेगा कि बिंदु इतना और इतना के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मतलब कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा तब कैसे निकालिएगा। मतलब कहने का मतलब है ना कि यहाँ पे कोई बिंदु P है और यहाँ पर कोई बिंदु Q है और दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसको मान लेंगे x1, y1, इसको मान लेंगे x2, y2, है ना। और दोनों बिंदुओं के मध्य में यानी कि इसका कोऑर्डिनेट मान लेंगे x, y मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x, y। तो यही मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ से x बराबर यानी कि ये वाला x बराबर क्या होता है, तो x1 प्लस x2 बटा में 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। यही होता है मध्य बिंदु की निर्देशांक, यानी दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर ये होता है। आगे बात करें दोस्त, इस वीडियो में हम केवल और केवल फॉर्मूला को बता रहे हैं, है ना। और उससे जो ऑब्जेक्टिव थोड़ा बहुत पूछता है उसको हम क्लियर करवा रहे हैं। अगले वीडियो में जो आएंगे ना उसमें हम क्वेश्चन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखिए अगला जो कॉन्सेप्ट है वो त्रिभुज के, है ना, त्रिभुज के तीन शीर्ष ए का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2, y2 और सी का कोऑर्डिनेट x3, y3 हो तो त्रिभुज के केंद्रक बराबर क्या हो जाएगा, जिसको सेंट्रोवाइड इंग्लिश में कहा जाता है। सेंट्रोवाइड कहा जाता है गुरुत्व केंद्र। यानी कि यहाँ से ना, कहने का मतलब है कि यहाँ से इस प्रकार से त्रिभुज है, ए है
बी है और सी है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट देगा उसको x1 और y1 मान लेंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मान लेंगे और यहाँ को x3 y3 मान लेंगे। और इसका जो है ना ये वाला क्या बोलते हैं इसको, सेंटर है ना, क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। तो इसी का सेंटर को मान लेंगे x, y, क्या मान लेंगे केंद्र को x, y। तो x बराबर जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3। y बराबर क्या होता है, तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3, यही बटा में 3। तो यही दोनों फार्मूला पर आप लोग लगाएंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, तो त्रिभुज का केंद्रक निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आया। अगला जो कंसेप्ट है ना हम लोग के, अगला जो कंसेप्ट है, अगला कंसेप्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब कि यदि त्रिभुज के, किसका, त्रिभुज के तीन शीर्ष क्रमशः P का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट x2 y2 तथा R का कोऑर्डिनेट x3 y3 हो तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू, देखिए x1 ले लेंगे ना तो यहाँ से y2 माइनस y3, इसके बाद x2 लेंगे तो x2 लेंगे तो यहाँ से y3, 2 के बाद 3 और 3 के बाद देखिए 1, क्योंकि 3 के बाद चौथा कोऑर्डिनेट नहीं ना है, इसलिए यहाँ से 1 हो जाएगा। फिर से 1 से स्टार्ट कर देंगे। देखिए x1 x2 यहाँ पे ले लेंगे, x3 क्या ले लेंगे, x3। तो यहाँ जो आपका आएगा ना 3 के बाद 1 से स्टार्ट होगा यानी y1 माइनस y2। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। तो ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। अगर कोई पूछेगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है तो आप क्या कहेंगे कि 1/2 इंटू x1 इंटू क्या, y2 माइनस y3 प्लस x2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो y1 माइनस y2। चलिए अब बात करते हैं यदि तीन बिंदुएं संरेख होंगे। तीन बिंदु को संरेख होने के लिए ना दो शर्त है। क्या है, दो शर्त है। पहला शर्त क्या है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और 0 आ गया तो बोलेंगे कि संरेख होगा, यस। चलिए सेकंड है कि अगर तीन बिंदु यहाँ से यहाँ पर A, B और C है, अगर यहाँ से AB निकाले है ना और फिर BC निकाले और दोनों को जोड़ने के बाद अगर AC के बराबर आ गया ना तो बोलेंगे कि तीनों के तीनों क्या है, एक ही लाइन पर स्थित है। मतलब कि AB प्लस में BC बराबर AC हो जाना चाहिए। अगर ये वाला लागू हो गया ना तो बोलेंगे कि संरेख होगा, यानी कि यस, क्या हो जाएगा, यस। यहाँ तक बात क्लियर हुआ। हम लोग यहाँ तक तो सीख गए। अब थोड़ा बहुत और बच गया है ना, उसमें चलते हैं। अब बात करते हैं अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन की। देखिए
अंतःविभाजन। अंतःविभाजन का मतलब होता है कि एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और कोई बिंदु सी जो है इन दोनों लाइन के बीच में है, यानी कि इसी को कहा जाता है कि ए और बी को बिंदु सी क्या कर रहा है, तो अंतः विभक्त कर रहा है। तो यहाँ से यहाँ मान लेते हैं कि एम के अनुपात में है ना, और यहाँ से यहाँ एन के अनुपात में काट रहा हुआ, यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 मान लेते हैं और यहाँ के कोऑर्डिनेट को x2 कोमा y2 मान लेते हैं। और यहाँ जो इस बिंदु पूछता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली है ना, दो बिंदुओं से होकर गुजरने वाली रेखा को इतना अनुपात इतना में विभक्त कर रहा है, तो उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकाले, यानी कि ये वाला बिंदु का क्या करना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जिसका कोऑर्डिनेट निकालना होता है ना, उसको x कोमा y मान लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर फार्मूला हो जाता है mx2 प्लस में nx1 बटा में m प्लस n हो जाता है, और y बराबर क्या हो जाता है my2 प्लस में ny1 बटा में m प्लस n हो जाता है। ये अंतः विभाजन के लिए होता है। और बाह्य विभाजन की बात करें, किसके लिए, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन का मतलब क्या होता है कि कोई बिंदु A है और यहाँ पे कोई बिंदु B है, इन दोनों लाइन को मिलाने वाला कोना कोई बिंदु C जो है, कोई बिंदु C जो है इस प्रकार से बाह्य विभाजन कर रहा है m अनुपात n में, m अनुपात n में। तो फिर से वही बात करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो x कोमा y मान लेंगे, जिसका निकालना होता है उसको x कोमा y मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट x1 कोमा y1 मान लेंगे, और इसको मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x2 कोमा y2। तब यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर mx2 माइनस, बाह्य विभाजन है ना तो माइनस हो जाता है, और इसके बाद n x1 बटा में m माइनस n। y बराबर क्या होता है my2 माइनस ny1 बटा में m माइनस n। तो यही दो फार्मूला होता है, x बराबर और y बराबर। यहाँ से आप लोग उम्मीद करते हैं कि कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आएंगे ना तो समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब का रीजन बता देंगे कि क्यों होता है।